एक बढ़िया। तो एज अनाउंस आप सबको पता ही होगा, टुडे इज योर टेस्ट ऑफ द टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए होंगे, सारे क्वेश्चन हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आए होंगे। ओके जी, तो पहले ऑब्वियसली क्लास होगी, उसके बाद आज ही के दिन में टेस्ट आपका होने वाला है। तो आओ जी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिया था। आई होप सबका ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका होगा, यस और नो। तो एक बार हम लोग इसको क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो मिस्टर दत्त जो कि ओनर हैं, जिनका बिजनेस है, उनकी बुक्स में कुछ एरर्स पता चले। एंड द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस आउट चल रहा है, आउट का मतलब टैली नहीं हो रहा, दोनों में डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड्स में, और क्रेडिट साइड ज्यादा से निकल कर आ रही है 493 से। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। इसीलिए अकाउंटेंट ने फॉर द टाइम बीइंग कि चलो भाई अभी डिफरेंस को तो हम लोग टैली करें, उसको कहां पर डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। और हमारे पास ABCDEFGHI 9 यहां पर हमारे पास एरर्स हैं और इनको हमें जस्ट रेक्टिफाई करना है। एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड चेक नाउ वेदर आफ्टर पासिंग ऑल दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्या अब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या अभी भी नहीं हो रहा? क्या आप लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बनाया? हाँ जी, बनाया सब लोगों ने, टैली हुआ, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट 0 हुआ। चलो जी देखेंगे हम लोग आगे। पहले तो हम लोग सिंपली रेक्टिफिकेशन करेंगे एंट्रीज का। पहली ट्रांजेक्शन आपके सामने ये रही, एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव्ड from D Das on 31st December 15 but has been omitted to enter in the cash book। आपको 100 रुपए मिले हैं डी दास से और ये आपने एंट्री ही नहीं करी, एरर ऑफ ओमिशन। तो बताओ जी, डी दास से 100 रुपए मिले, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू डी दास। कितना अमाउंट? 100 रुपीज। Next, the total of return inward book for December has been cast 100 short। अंडरकास्ट एरर है कि ओवरकास्ट एरर है? अंडरकास्ट। तो रिटर्न इनवर्ड बुक कम से आपने लिखी, 100 रुपए से कम लिखी है, तो क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। देखो जब क्वेश्चन ने रिटर्न इनवर्ड वर्ड का यूज किया तो हमें भी उसी भाषा में जवाब देना है। हम सेल्स रिटर्न अकाउंट यहां पर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। चाहे रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न ही होता हो, हम तभी भी रिटर्न इनवर्ड ही लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 100 रुपीज। आगे चलो जी। नेक्स्ट, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल आपने परचेज करी, कॉस्टिंग 300 रुपए की, हैज बिन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। क्या ये परचेज डे बुक में पास होनी चाहिए थी? नहीं, अकाउंटेंट ने तो इसको नॉर्मल परचेजेस बना दिया, गुड्स परचेज बना दिया। तो अब बताओ जी क्या करें? ऑफिस टेबल डेबिटेड टू परचेज, या फर्नीचर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अदरवाइज तो ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, ऑफिस डेस्क यही चलता रहेगा। तो इनके लिए एक स्टैंडर्ड जो अकाउंट होता है वो क्या होता है? फर्नीचर अकाउंट। तो इट्स बेटर यू राइट फर्नीचर इंस्टेड ऑफ ऑफिस चेयर। ऑफिस टेबल की जगह फर्नीचर लिखो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, डेबिट कर दिया, और जो अकाउंटेंट ने गलत डेबिट कर दिया था उसको उल्टा कर देंगे। वो क्या था? परचेजेस। कितना अमाउंट? 300। नेक्स्ट, 375 पेड फॉर वेजेस। 375 रुपए आपने वेजेस के पे करे लेबरर्स को, टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस had been charged to the wages account। बताओ जी, ये जो वेजेस पे की गई है शो केस बनाने के लिए, आप कभी शूज की शॉप में जाते हो तो देखते हो ना, वहाँ शो केस में शूज लगे हुए हैं। किसी गारमेंट्स की शॉप में जाते हो तो आप देखते हो डमी में कुछ डमीज को गारमेंट्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे करके उसने कुछ शो केसेस बना दिए, विंडो टाइप बना दी, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हों, और इसको उसने 375 रुपए दिए और वेजेस में डेबिट कर दिया। क्या इसने ठीक किया है गलत किया? तो क्या करना चाहिए था? फर्नीचर एंड फिटिंग्स।
तो ये एक्चुअली में क्या होता है, अब यहाँ पर अब शो केसेस लिखोगे ना तो चेकर समझेगा बच्चा तो बिल्कुल ही नालायक है, वो तो जो नाम लिखा होता है क्वेश्चन में बस वही लिख देता है, उसको ये नहीं पता कि इसके लिए जो मेन हेडिंग होती है अकाउंट की वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स होती है। तो लिखो जी फर्नीचर एंड फिटिंग्स डेबिटेड, ये डेबिट करना था, और जो अकाउंटेंट ने गलत डेबिट कर दिया वेजेस को, उसको हमने क्रेडिट कर दिया एंड अमाउंट इज 375। डन। आगे चलो जी, ई पॉइंट, अ परचेज ऑफ 67, अ परचेज ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60 रुपीज। क्या करेंगे, देखो परचेज हुई थी 67 की ट्रेड पेबल से, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाऊंगा, करेक्ट रॉन्ग करके करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या बनती थी, परचेज टू ट्रेड पेबल, और कितने की परचेज थी 67 की। दिस वॉज द करेक्ट एंट्री विच शुड बी डन, ये होनी चाहिए थी, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या करी, अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, कह रहे हैं पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट है 60, इसका मतलब परचेज तो उसने 67 से डेबिट किया, लेकिन उसने ट्रेड पेबल को कितने से क्रेडिट कर दिया, 60 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। ओके जी, तो उसने ट्रेड पेबल को 60 से क्रेडिट किया। आप बताओ जी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, परचेज 67 से करना था, परचेज तो 67 से किया, ट्रेड पेबल को क्रेडिट करना था 67 से, और ट्रेड पेबल को क्रेडिट किया है सिर्फ 60 से। तो आप क्या करेंगे, ट्रेड पेबल को और क्रेडिट कर देंगे कितने से, और डेबिट में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस डेबिटेड टू ट्रेड पेबल 77। क्लियर है सब लोगों को, और बार बार बोला टाइम पे आया करो। रीज़न सबके पास होते हैं लेट आने के, लेकिन उस रीज़न को ख़त्म करो। अगर रास्ते में टाइम लगता है तो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितने टाइम से निकलना पड़ेगा। हमारा तो टाइम, मैं तो 8:30 आके भी 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ, इसी रीज़न से। आया हुआ था बाहर, बैठा हुआ था, कुछ बच्चे डाउट भी लेने आए थे, तो मैं आ चुका होता हूँ, लेकिन क्लास में नहीं एंटर करता, बिकॉज आई नो 5-10 मिनट की तो लिबर्टी दी जा सकती है। अब इतनी लिबर्टी नहीं दी जा सकती कि अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:50 हो रहा है, कि हम इतनी लेट क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा शेड्यूल होता है। इसके बाद दूसरी है, फिर किसी और सब्जेक्ट की आपकी क्लास है, तो सब चीज़ें फिर डिले होती जाती हैं। तो ट्राई टू कम ऑन टाइम। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ चेक फॉर 200 रुपये का चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड। ये तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी। मैंने लास्ट क्लास को मैं आपको डिसऑनर्ड ट्रांजैक्शन का हैक बताया था लिखने का, जो एक्चुअल में अगर रिसीव हो जाता, जो एंट्री करते हो उसकी बस आपको रिवर्स करनी होती है। तो बताओ जी इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती थी, पीसी जोशी टू बैंक बनती थी डिसऑनर्ड की एंट्री, और अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। अलाउंस कहां से आ गया भाई, अब उसका मन था उसने लिख दिया, उसने एंट्री कर दी अलाउंसेस टू बैंक। करना था पीसी जोशी टू बैंक, तो जो करना था वो कर दो। क्या करना था, पीसी जोशी को डेबिट करना था तो कर दो, और अकाउंटेंट ने गलत अलाउंसेस को डेबिट कर दिया तो अलाउंसेस को क्रेडिट कर दो। तो पीसी जोशी टू अलाउंसेस विल बी अवर रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री 200। नोट इट डाउन। डन। नेक्स्ट, 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। 1000 रुपये पे करे, कोई मोटरसाइकिल खरीदी है मिस्टर दत्त के लिए, और चार्ज कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। बताओ जी किसको डेबिट करना चाहिए था, मोटरसाइकिल को या व्हीकल को या ड्राइंग्स को? ड्राइंग को, क्योंकि किसके लिए ली जा रही है, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपने नाम पढ़ा था कि नहीं, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। तो मैंने आपको बताया भी था मिस्टर दत्त कौन है, ओनर हैं, और ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स को डेबिट करना था, नालायक अकाउंटेंट ने मिसलेनियस एक्सपेंस को यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो क्या एंट्री बनती है, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, जो करना था वो कर दो, और जो गलत कर दिया उसको रिवर्स कर दो। कितना अमाउंट है, 1000 रुपये। करो जी नोट डाउन।
नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू 100, गुड्स 100 रुपए के, हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपको वापसी कर दिए, एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री, आपने उसको इन्वेंट्री अपने स्टॉक में भी रख लिया, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ मेड इनटू बुक, लेकिन इसके रिलेटेड कोई भी आपने एंट्री बुक्स में पास नहीं करी। तो बताओ जी क्या एंट्री पास करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, नॉर्मल एरर ऑफ ओमिशन है, आपको सेल रिटर्न हुई लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न टू कस्टमर अकाउंट। कितना अमाउंट है? 100 रुपीज। डन। एंड कम टू लास्ट एंट्री, अ सेल ऑफ 200 रुपए टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। पहले तो मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या बनती थी? आपने सेल करी थी सिंह एंड कंपनी को, तो करेक्ट क्या बनती थी? सिंह एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स, कितना अमाउंट? 200 रुपए। ऑल राइट। और रॉन्ग एंट्री अकाउंटेंट ने क्या कर दी होगी? देखो क्या कह रहे हैं, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। ये देयर कौन है? किसके लिए देयर यूज किया गया है? सिंह एंड कंपनी के लिए। इतना आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो सिंह एंड कंपनी को इसने क्रेडिट कर दिया, ये बात तो हो गई पक्की। ठीक है जी, तो मैंने भी इसकी रॉन्ग में लिख दिया टू सिंह एंड कंपनी। और क्या करा अकाउंटेंट ने? सेल्स को भी क्या करा? सेल्स को भी क्रेडिट करा। कितने से? 200 से, क्योंकि सेल्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब सेल्स को तो वही किया होगा जो करना है। अब बताओ जी इसकी रेक्टिफिकेशन हम कैसे करें? सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना था, इसने तो उल्टा क्रेडिट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सिंह एंड कंपनी को डेबिट करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से? 400 रुपये से। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 200 तो जो करना था उसके लिए, और 200 ये जो क्रेडिट कर दिया इसको कैंसिल करने के लिए, गलती सुधारने के लिए। तो सिंह एंड कंपनी को तो डेबिट कर दिया, टू सेल तो ठीक ही है, क्रेडिट करना था और क्रेडिट किया। अब क्या करूं? तो क्रेडिट में आ जाएगा टू सस्पेंस। डन, दैट्स इट, बस खत्म। इसके बाद अब आपको एक बार अकाउंट बना लेना है। किसका? सस्पेंस का। सस्पेंस अकाउंट। particulars, amount, particulars and amount, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो जी, ट्रायल बैलेंस वॉज आउट क्या था? बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। तो क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए अमाउंट कहां डालना पड़ेगा? डेबिट में। तो यहां पर लिखो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493। और अब जो जो एंट्री में आपको सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है उसको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो आओ जी शुरुआत से देखें कहाँ कहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ। पहली एंट्री में नहीं हुआ। सेकंड देखो, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, तो क्या लिखेंगे? बाय रिटर्न इनवर्ड, कितना? 100 रुपये। उसके बाद देखो जी, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में देखो सस्पेंस टू ट्रेड पेबल 7 रुपये। टू ट्रेड पेबल 7 रुपये। उसके बाद पीसी जोशी टू अलायंस में नहीं है, ड्राइंग्स टू मिसलेनियस में नहीं है, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर पे भी नहीं है, और आई सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस 400। तो बाय सिंह एंड कंपनी। बताओ जी टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये भी कितना हो गया? 500, और ये भी कितना हो गया? 500। इसका मतलब जितने भी एरर थे उन्होंने हमको पूरी लिस्ट दी,
और हमने एरर्स को रेक्टिफाई भी बिल्कुल प्रॉपरली किया, इसीलिए अब इनके बुक्स में एज सच कोई एरर नहीं बचा हुआ। करो जी फटाफट से नोट डाउन, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे सब लोग। अच्छा, कितने बच्चों का बिल्कुल ऑनेस्टी से आंसर देंगे पूरा का पूरा सोल्यूशन ठीक था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स। अच्छा, कितनों का बस एक पॉइंट गलत था, बाकी सारे ठीक थे? कितनों के 2 पॉइंट गलत थे, बाकी ठीक थे? चलो जी, गुड। समझ में आ गया सबको मोरल ऑफ द स्टोरी? तो चीज़ें धीरे धीरे से बेटर हो रही हैं कि नहीं हो रही? अकाउंटिंग में सबका इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? ओके जी, तो रेगुलरिटी इज़ वेरी नेसेसरी। रोज़ आओ, छुट्टी नहीं करनी, चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हमारे एरर्स के से कौन कौन से अकाउंट या ट्रायल बैलेंस कितना इफेक्ट होगा। तो पुट द हेडिंग एवरीवन, व्हेन ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड। और इसके हम लोग आंसर जरा सोच सोच के लिखेंगे। व्हेन ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड, कब वो अफेक्ट होगा? ऐसे लिखो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, whether trial balance still tally or not। फर्स्ट, अगर आपका एरर क्या है? कंप्लीट ओमिशन है। एक एंट्री आप करना ही भूल गए, कंप्लीट ओमिशन। क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? होगा। समझाओ मुझे कैसे होगा? क्योंकि वो एंट्री ना डेबिट हुई और ना क्रेडिट हुई, तो ट्रायल बैलेंस उस एंट्री को छोड़ के बाकी ही अमाउंट से टैली हो ही रहा होगा। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि वो थोड़े कम अमाउंट से टैली होगा। वो एक एंट्री भी जुड़ जाती तो अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता, लेकिन टैली तो अभी भी होगा ना। तो आंसर इज ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। तो लिख लो टैली होगा। नेक्स्ट, रॉन्ग नेम ऑफ अकाउंट। आपने सामान बेचा था राकेश को और नाम डाल दिया सुरेश का, क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? क्या नाम से कैलकुलेशन होती है कि फिगर से होती है? तो मैंने फिगर में तो गलती बोली नहीं, मैंने तो नेम में बोली, तो ट्रायल बैलेंस तभी भी टैली होगा ही होगा। आओ जी आगे चलें। नेक्स्ट, अंडर कास्ट का कोई एरर निकल आया। सेल लिखना था 25,000 और लिखा सिर्फ 2500। परचेज की एंट्री करनी थी 10,000 से, करी सिर्फ 1,000 की, तो अंडर कास्ट कुछ कर दिया। ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा क्योंकि अमाउंट कम हो गया। तो लिखो नॉट टैली। नेक्स्ट, ओवर कास्ट एरर। ज्यादा से लिख दिया। रमेश को सेल करी थी 5,000 की और रमेश में डेबिट कर दिए 50,000 रुपये। क्या टैली करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। वन साइडेड अगर कोई एरर हुआ तो बताओ जी। वन साइडेड, खाली एक ही चीज लिखी, दूसरी लिखी ही नहीं, टैली करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, नॉट टैली। डन। और अगर मान लो कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, एसेट को डेबिट करना था, वेजेस को कर दिया, जो हमने अभी इतने सारे एरर ऑफ प्रिंसिपल के क्वेश्चन करे, टैली होगा कि नहीं?
अमाउंट में दिक्कत है कि नाम में दिक्कत है? तो नाम की दिक्कत से तो कोई कैलकुलेशन होती नहीं है, तो इट विल स्टिल टैली। करो जी नोट डाउन। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें ये भी वो हमसे पूछेगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे उठे हुए हैं कि सो गए? कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं। मैं तो मानूंगा ही नहीं कि आप क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल भी। या आपको क्या हर क्लास में बोलना पड़ेगा? छोटी सी बात आपको याद नहीं रहती, कम से कम अपनी प्रेजेंस तो बताओ। कितने नालायक बच्चे हैं सारे ऑनलाइन के बच्चे। अभी सबसे लिखवा दूंगा, यहीं पे लिखो कि सर हम माने हुए नालायक हैं, हम ऐसे ही करते हैं हर क्लास में। जब तक इन बच्चों को ना बोला जाए ये बच्चे एक्टिव मोड में आते ही नहीं हैं। तो मैं यही बिल्कुल मानूंगा कि अभी आप उठे ही नहीं हैं, आप भी लेट कमर्स में से हैं। सॉरी लिखो सारे के सारे नालायक बच्चों। सर सॉरी आगे से नहीं होगा। चलो जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर। देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, प्यारे प्यारे लिख भी रहे हैं। सर सॉरी आगे से नहीं होगा। मैंने तो कहा सब बच्चे लिखेंगे। चलो जी चलो, फटाफट से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और चलो बहुत सॉरी मेरे पास इकट्ठी हो गई है, तो अब आगे से करना मत, बस ध्यान रखना इस बात को कि क्लास स्टार्ट हो गई, आपको अपनी यहाँ पर अटेंडेंस लगवानी है। गुड मॉर्निंग लिख के, अपना नाम लिख के, कुछ ना कुछ लिख के। चलो अच्छा, ये भी अब लिख दो, इतनी बातचीत हमारी हो ही रही है चैट के मीडियम से, तो अभी तक आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और कैसा समझ में आ रहा है? लगभग आपके 2 टॉपिक तो होने ही वाले हैं, ये भी इसके बारे में भी फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ इस क्वेश्चन में वो मांगता आपसे। देखो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो एक बार, क्या कह रहे हैं? पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस बी इफेक्टेड बाय द एरर। क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा कि नहीं, वो तो हमने अभी समझ लिया, पढ़ लिया, तो वो वाली नॉलेज भी हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है और हमको अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर्स देने हैं। द फॉलोइंग एरर्स affecting the account for the year 2015 were detected in the books of जैन ब्रदर्स। तो 2015 के एरर पकड़ लिया आपने, किसकी बुक्स में थे? जैन ब्रदर्स की बुक में, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 रुपए, ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। बेचा क्या था और मान क्या लिया? सेल ऑफ गुड्स मान लिया। तो भैया अब ठीक कैसे करेंगे? फर्नीचर बेचा, अब मन में जरा सोचो, सब चीजें लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, मन में सोचो। फर्नीचर बेचा तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? कैश टू फर्नीचर होनी चाहिए थी। अकाउंटेंट ने क्या कर दी? कैश टू सेल कर दी। तो कैश डेबिट तो होना ही था, चाहे मैं करूं चाहे अकाउंटेंट करे, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है, उसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। तो कैश टू फर्नीचर करना था, कैश टू सेल कर दिया। तो टू फर्नीचर करना था ना, तो टू फर्नीचर कर दो, जो करना था वो कर दो, और जो गलत कर दिया अकाउंटेंट ने उसको रिवर्स कर दो। हमारा तो मूल मंत्र ही है पूरे टॉपिक में। सेल्स को क्रेडिट कर दिया, जो गलत था क्या करेंगे? सेल को डेबिट कर देंगे, तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सेल्स डेबिटेड टू फर्नीचर। कितना रुपए? 150 रुपए। चलो जी, सेल सब बच्चे कह रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू फॉर मेकिंग कॉन्सेप्ट टू इजी, क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं, सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हैं, थैंक यू सर। तो सेल्स टू फर्नीचर एंट्री हुई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कि क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि दिक्कत आ जाएगी? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एंट्री आपने कैश टू क्या कर दी? सेल कर दी, लेकिन कैश टू फर्नीचर करनी थी। अमाउंट तो 150 डालो ना हर बार, तो नाम की गड़बड़ से ट्रायल बैलेंस टैली होना बंद नहीं हो जाता। ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली, लिखो इधर, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। अभी आधे पॉइंट कराऊंगा, फिर छोड़ दूंगा क्वेश्चन आपके हवाले, फिर वो आपको करना होगा, इसलिए समझते जाओ कैसे कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट,
रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। 500 रुपए राम मोहन से मिले, क्या जर्नल बनती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, और अकाउंटेंट ने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। कैश कैश तो ठीक ही है, टू राम मोहन करना था तो टू राम मोहन कर दो, और जो अकाउंटेंट ने गलत टू श्याम सुंदर कर दिया, श्याम सुंदर को डेबिट कर दो। कितना अमाउंट? 500 रुपए। सर सब समझ आ रहा है, थैंक यू फॉर मेकिंग कॉन्सेप्ट टू इजी। अब तो मैं आज टेस्ट में देखूंगा, आप सब कह रहे हैं ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आज टेस्ट होगा और चेक होगा, मिलेगा, तब मैं एक एक बच्चे से बात करूंगा, पर्सनली एक एक बच्चे से बात करूंगा कि क्या दिक्कत रही या क्या हुआ, और ऑब्वियसली जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसको अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से टेस्ट देना और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू इन द back end of the mind start thinking that this course is acknowledging me, this course is started giving me respect। ये कोर्स जो है मेरे लिए ही बना है, ऐसी फील आने लग जाएगी आपको जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे कि मैं इसी के लिए बना हूँ, या ये कोर्स मेरे लिए बना है। मैंने अभी तो पहले ही टेस्ट दिया और मैं बिल्कुल, मेरे को इतना प्रेज मिला और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, फिर आप आगे कभी पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं, आपको फिर आगे ही आगे जाना है, बिलीव मी। और इससे पहले क्या हुआ क्या ना हुआ, ना तो मैं आपकी ज़िंदगी में आया था और ना ही मुझे पता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। आपके स्कूल में 70% आते हो, 60 आते हो, 50 आते हो, क्या आप मुश्किल से भी पास होते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आपके बहुत ज़्यादा भी मार्क्स हो। आपकी जो एक्चुअल स्टडी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आपकी सीए की जर्नी का ये पहला टेस्ट होने वाला है, तो बहुत अच्छे से देना टेस्ट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ओके जी, टाइम अप्रोप्रिएट ही रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट आई होप कि आप लोग बिल्कुल एग्जाम के तरीके से वो टेस्ट देने वाले हैं। चलो जी, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, एंट्री करनी थी कैश टू राम मोहन, कर दी गई कैश टू श्याम सुंदर, क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? तो लिखो ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। ओके जी, थर्ड, गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार। कौन सा एरर है? ओमिशन का। तो गुड्स 100 रुपए के आपने खरीदे मोहन नारायण जी से और एंट्री ही नहीं करी, बताओ जी क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन नारायण, कितना? 100 रुपए। ये एंट्री आपने की ही नहीं, क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? तो ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। डन। आगे चलो जी, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश टू मुकेश नहीं है, ध्यान से पढ़ना जरा। अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, हु इज हिज हियर? हिज किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुकेश के लिए प्रयोग किया गया। तो रिटर्न 120 की मुकेश से आई कि मुकेश को हमने रिटर्न किया? मुकेश से आई। तो बता दो जी प्यार से जरा मुझे, क्या एंट्री बनती है? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मुकेश बनता था, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मुकेश एंट्री बनती थी, ये तो करेक्ट एंट्री थी। कितने रुपए से? 120 से, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अकाउंटेंट ने मुझे बता दो जी क्या गलत एंट्री करी? पोस्टेड टू हिज डेबिट कर दिया, तो ये तो मुझे समझ में आता है कि मुकेश को तो डेबिट ही किया। और सेल्स रिटर्न का क्या किया बच्चों? उसको भी डेबिट ही कर दिया। तो अब क्या करें? सेल रिटर्न डेबिट करना था, सेल रिटर्न तो डेबिट हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुकेश को क्रेडिट करना था, मुकेश को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज न्यारी एक आ रही है बस, सस्पेंस टू मुकेश 240, और किसी की नहीं आ रही।
अमाउंट, आप भी यही कह रहे हैं। पीछे कोई बच्चा, सबका ही आंसर। तो अगर मैं ये बोलूंगा सस्पेंस टू मुकेश 240, सबके हाथ खड़े होंगे ना। सस्पेंस टू मुकेश 240 कितने कह रहे हैं? अब शर्माना मत, तुमने ही कहा हाँ सर यही है, एक दो बच्चों ने बोला, सबने बोला कि यही है। अच्छा कितने बच्चे कह रहे हैं सर हम इससे सहमत नहीं हैं? अच्छा तो आप किससे सहमत हैं वो भी बता दो। स्टेटमेंट मेथड। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा कि सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस है या सस्पेंस अकाउंट ओपन करो? कहीं लिखा? कहीं लिखा? आवाज नहीं आ रही। तो क्या सस्पेंस से एंट्री हो सकती है? मैंने आपको क्लास में चिल्ला चिल्ला के ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। मैंने आपको इसके बारे में अलग से नोट भी लिखवा दिया। सर कहां लिखवाया? ऐसे ही बोल रहे हैं। ये देखो, आओ पढ़ो। फॉर क्वेश्चन पर्पसेज, इफ क्वेश्चन ऑलरेडी हैव सम सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में, और रिक्वायरमेंट सेज टू ओपन सस्पेंस अकाउंट, जो नहीं कह रहा ये क्वेश्चन, देन ओनली रेक्टिफिकेशन विल बी डन थ्रू सस्पेंस अकाउंट, तो ही रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट मेथड विल बी यूज्ड। अब इतने क्लैरिटी से कौन लिखवा देगा और मुझे बताओ। और ऐसे ही फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तो आप गलती करके आएंगे ना, और फिर रिग्रेट करेंगे, अरे ये तो सर ने इतना क्लियर लिखवाया हुआ था। ये बच्चों के साथ होता है, मैं बिल्कुल आपको हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। जब बच्चे पेपर दे के आते हैं ना, और कई के बच्चों को आदत होती है कि जो क्वेश्चन पेपर मिला या जो पेपर हुआ एक बार देख लें कहाँ से क्वेश्चन आया था, नहीं, वो सारे पेपर खत्म होने का वेट भी नहीं करते। ऑल्दो वेट करना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कईयों को आदत होती है। और जब वो फिर घर आते हैं और अपनी नोटबुक देखते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है कुछ भी और सर्च करते हैं, तो उनको दिखता है अरे सर ने तो इसके सारे के सारे नोट लिखवाए हुए थे, हम तो कल को ये भी नहीं कह सकते कि सर ने करवाया नहीं था और हम खुद नालायक थे कि गलत करके आ गए। ये बच्चों के जवाब है, मेरी भाषा नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे मान के चलो। जो पेपर दे के आते हैं उसके बाद बोलते हैं, जो अच्छे से नहीं चीज़ों को पढ़ते। मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या चीज़ें लिखवानी जरूरी है, वो मैं आपको सब चीज़ें नोटिंग में लिखवा देता हूँ। बताओ जी, इतना लिखवाने के बाद क्या ये गलती होनी चाहिए थी? कितने सारे बच्चों ने बोला सर सस्पेंस अकाउंट, बहुत सारे बच्चे थे उसके अंदर। यहाँ सस्पेंस का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ओपनिंग बैलेंस है और ना ही सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन किससे होगा? स्टेटमेंट मेथड से होगा। तो जो बच्चे स्टेटमेंट बोल रहे थे वही अवेयर हैं, वही उठे हुए हैं कि क्या चल रहा है क्लासेस में। देखो जी, अब पढ़ो इसको। रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, और इसको डेबिट में आपने लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब बताओ भाई क्या करें? स्टेटमेंट हो गई, ये तो बात पक्की है। अब स्टेटमेंट में क्या लिखें ये भी जरा देख लेते हैं। स्टेटमेंट कैसी लिखी जाएगी? मुकेश को अब आपको फाइनली डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट के लिए टू लिखते हैं कि बाय? तो लिखो जी, बाय रॉन्गली डेबिट ऑफ मुकेश अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग बाय ₹240। डबल से हो जाएगा, बाय 240। तो बताओ जी, क्या ट्रायल बैलेंस आपका टैली करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि वन साइडेड एरर है। तो ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं करेगा। तो इसमें आपको ये भी साथ में बताना पड़ता है कि वो जो ट्रायल बैलेंस है कितने का डिफरेंस इस एंट्री की वजह से लेकर आएगा। क्या कर दिया यहां पर देखो, अकाउंटेंट को क्रेडिट करना था। क्रेडिट तो छोड़ो, उसने उल्टा क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उसने क्या कर दिया? उल्टा डेबिट कर दिया। और करना था क्रेडिट, और हमने इसको ठीक कैसे किया? हमने कहा और क्रेडिट कर दो 240 से। इसका मतलब अभी के लिए जो क्रेडिट है वो कम रह गया 240 से। तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली एंड इट विल बी शॉर्ट क्रेडिटेड, इट विल बी शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 240 रुपए। आपको यह भी बताना होता है कि अगर टैली नहीं कर रहा तो कितने अमाउंट से नहीं कर रहा। तो 240 से क्रेडिट शॉर्ट हुआ है। सर क्या हम ये भी लिख सकते थे इट विल बी एक्सेस डेबिटेड बाय 240? आंसर इज नो।
जब हम लोग रेक्टिफिकेशन के एरर्स की समरी बनाते हैं, सब चीज़ें लिखते हैं, तो हमेशा जो चीज़ शॉर्ट रहती है उसके पर्सपेक्टिव पे लिखा जाता है। तो बात तो यही है, अगर क्रेडिट शॉर्ट है मतलब डेबिट ज़्यादा है, लेकिन लिखेंगे किसके पर्सपेक्टिव में? हमेशा शॉर्ट के पर्सपेक्टिव। अभी मैं 2-3 बार आपको और लिखवाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। गॉट इट एवरीवन? आओ जी आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट, अ रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, 90 रुपये की रिटर्न श्याम सुंदर से आई कि हमने की? रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट। हिज कौन है? श्याम सुंदर। तो आपने रिटर्न करी थी 90 रुपए की, तो क्या आपकी एंट्री बनती थी? श्याम सुंदर डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री आपकी बनती थी। करेक्ट एंट्री आपकी बनती थी श्याम सुंदर डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट? 90 रुपए। नालायक अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? पोस्टेड एज 9 इज हिज अकाउंट। क्या पूरी एंट्री 9 रुपए से हुई? तो परचेज रिटर्न तो 90 से ही लिखी, गलती कहां है? श्याम सुंदर ने। ओके जी, परचेज रिटर्न तो 90 से क्रेडिट करनी थी, 90 से की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्याम सुंदर को डेबिट करना था 90 से, डेबिट किया सिर्फ 9 से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? श्याम सुंदर को और डेबिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री करेंगे कि स्टेटमेंट? तो और डेबिट करना है तो 2 से लिखूं कि बाय से लिखूं? तो लिखो 2 रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ श्याम सुंदर अकाउंट बाय कितना? 81 रुपीज से आपने कम रिकॉर्ड करा हुआ। तो बताओ जी, परचेज रिटर्न तो देखो क्रेडिट बराबर हुआ, 90 से करना था 90 से हुआ, लेकिन डेबिट बराबर नहीं हुआ। 90 से डेबिट करना था, ओनली 9 से हुआ। तो शॉर्ट क्या है? डेबिट की क्रेडिट? शॉर्ट क्या रह गया? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। क्रेडिट तो ठीक ही है। और ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? तो देखो लिखेंगे कैसे? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली एंड इट विल बी शॉर्ट क्या? क्रेडिट डेबिट? शॉर्ट डेबिट बाय 81। डन। चलें आगे। आओ जी, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मतलब सेल्फ, खुद का। रेंट 600 रुपये डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट में। बताओ जी भैया, अपना रेंट क्या 600 रुपये रेंट में जाना चाहिए? किस में जाना चाहिए? तो ड्राइंग को डेबिट करना था, रेंट को डेबिट कर दिया। क्या करेंगे? जो करना था वो कर दो, और जो गलत कर दिया उसको उल्टा कर दो। कितना अमाउंट है? 600 रुपये। ओके जी, क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नाम का ही तो फर्क है। ड्राइंग लेना था, रेंट लिख दिया, तो नाम के फर्क से ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आता। ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। जब टैली हो रहा है तो शॉर्ट डेबिट शॉर्ट क्रेडिट की बातें ही नहीं आएंगी। ओके जी, डन एवरीवन। आओ जी आगे चले। अब पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक। अच्छा, अब कितने पॉइंट रह गए? 3 पॉइंट रह गए ना। अब ये 3 पॉइंट कौन करेगा? अब ये आप करोगे। दिस इज योर लाइफ टेस्ट। अब आपको इसमें सिर्फ एरर रेक्टिफाई नहीं करना, ये भी बताना है ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं करेगा, और उसके अगर टैली नहीं करेगा तो कितने से शॉर्ट होगा वो भी लिखना है। ये आपके 3 पॉइंट लाइव टेस्ट है। आराम से 5-10 मिनट लो, कोई जल्दबाजी नहीं, और खुद से सोचो क्या करना चाहिए। टेक योर टाइम प्रॉपरली।
डिस्कशन नहीं, खुद से ट्राई करो सब लोग। पड़ोसी से मत पूछो उसने क्या किया, आपको क्या पता उसने ठीक किया कि गलत किया। अपना माइंड लगाओ एक बार। ज़्यादा कठिनाई आ रही है तो करेक्ट रॉन्ग करके भी आप लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि डायरेक्टली दिमाग लगाना है रेक्टिफिकेशन का। Yes, done. ऑनलाइन वाले बच्चे भी ट्राई करेंगे। यस एवरीवन डन। चलो जी डिस्कस करना शुरू करते हैं। पेमेंट 215 की मोहम्मद सादिक को हमने की, तो अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं तो क्या बनती थी? मोहम्मद सादिक एमएस टू कैश कितने रुपया? 215। और अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। हिज कौन है? क्रेडिट में डाल दिया और वो भी 125 रुपये। तो रॉन्ग एंट्री करी टू कैश 215 और टू मोहम्मद सादिक 125। देखो जी टू कैश करना था, टू कैश तो करा, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन मोहम्मद सादिक को डेबिट करना था, डेबिट तो छोड़ो उल्टा क्या कर दिया? क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे मोहम्मद सादिक को कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करना तो डेबिट ही करेंगे, लेकिन कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 340 से। वेरी गुड। और जर्नल एंट्री से करेंगे कि स्टेटमेंट से? तो स्टेटमेंट क्या रहेगी? टू रॉन्गली क्रेडिट ऑफ मोहम्मद सादिक अकाउंट
नाउ डेबिटेड बाय 340। डन, क्लियर है सब लोग को ये? आओ जी नेक्स्ट देखो, सेल बुक एडिड 900 शॉर्ट। सेल बुक को आपने 100 रुपीज शॉर्ट से लिखा, तो सेल बुक को और बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? तो जर्नल से करेंगे कि स्टेटमेंट से? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाय 900 रुपीज। अच्छा, इसमें हमने वो ट्रायल बैलेंस वाली बात नहीं बताई, वो भी तो बतानी थी। तो इस वाले में मोहम्मद सादिक में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं करेगा? तो लिखो ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अच्छा, शॉर्ट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? एंड इट विल बी शॉर्ट डेबिट बाय 340। और यहां पर अब क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली एंड इट विल बी क्या, शॉर्ट क्रेडिट, शॉर्ट क्रेडिट बाय 900। लिखो जी फटाफट से। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, टोटल ऑफ बीआर बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, एरर ऑफ ओमिशन। बीआर का बैलेंस 1500 दिखाया ही नहीं, क्या करेंगे, जर्नल की स्टेटमेंट? मिक्स आंसर्स। जर्नल जो कह रहे हैं मुझे बताना जरा, जर्नल होगी क्या? हाँ बताओ बताओ, क्या जर्नल लिखूं? बीआर डेबिट टू बीआर, क्या लिखूं बताओ? बीआर डेबिट तो हो जाएगा, आगे क्या लिखूं क्रेडिट में? सस्पेंस लिख दूं? लिख सकता हूं? तो फिर जर्नल कहाँ से बन जाएगी? वन साइडेड एरर की जर्नल बन सकती है? बन ही नहीं सकती जब तक सस्पेंस का यूज़ ना हो, और सस्पेंस इस क्वेश्चन में यूज़ कर नहीं सकते, तो जर्नल का यहाँ कोई काम नहीं है। क्या होगी, स्टेटमेंट। तो लिखो जी, टू ओमिशन ऑफ बीआर बुक बाय कितने रुपए, 1500। क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? बीआर का बैलेंस ही नहीं डाला 1500। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, और शॉर्ट क्या होगा, एंड इट विल बी शॉर्ट डेबिट बाय 1500। करो जी नोट डाउन, नोट इट डाउन एवरीवन। तो अगर हम लोग अभी तक की बात करें रेक्टिफिकेशन की, तो हमने कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्या क्या हम लोगों ने कवर किया? सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया जब रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू होती है, हमने सीखा रेक्टिफिकेशन थ्रू जर्नल, सीखा कि नहीं सीखा? फिर हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करना सीखा, स्टेटमेंट मेथड, स्टेटमेंट कैसे लिखी जानी चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने सीखा सस्पेंस अकाउंट, और फिर साथ में ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ जाती थी, या तो सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करो, या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो उसका इफेक्ट बताओ, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद बस हमारा लास्ट एलिमेंट बचता है इन क्वेश्चन का, लास्ट एलिमेंट, और वो क्या है, वो है एक एडवांस्ड लेवल, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए यहाँ तक जब चीज़ें क्लियर हैं तभी मैं आगे चल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो सारी वहाँ लगेंगी ही लगेंगी, और कुछ एक्स्ट्रा एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हैं? चल सकते हैं हम लोग आगे? तो आओ जी नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड ही यहाँ पर राइज होती है। तो लिखो जी, करेक्शन ऑफ एरर्स in the next accounting period. Correction of errors in the next accounting period. अच्छा मुझे एक बात बताओ,
जब आप थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं या लो फील करते हैं, आप क्या करते हैं बताओ? इसी से हमारे एरर का रेक्टिफिकेशन निकल के आएगा। मान लो हल्का हल्का सा बुखार लग रहा है, वीकनेस लग रही है, क्या करोगे? रेस्ट करेंगे। ओके जी, और सारे ऑप्शन बताओ मुझे। मेडिसिन लेंगे, कहाँ से लेंगे? मेडिकल स्टोर से ले लेंगे, केमिस्ट से जाके मेडिसिन ले लेंगे, पैरासीटामोल या और भी जो छोटी मोटी मेडिसिन चलती है वो ले लेंगे। फ़र्क अभी भी नहीं पड़ा, उल्टा बुखार तेज हो गया और वीकनेस बढ़ गई, अब क्या करेंगे? अब डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है जी, डॉक्टर ने भी आपको एग्ज़ामिन किया, मेडिसिन दी, 2-3 दिन आपने आराम भी किया, छुट्टी भी ले ली, ठीक है जी, लेकिन उसके बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा और दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई और आप वीक हो गए, अब तो उठा भी नहीं जा रहा। हाँ जी, बेड रेस्ट तो कर ही रहे हैं, कितना बेड रेस्ट करोगे? बेड रेस्ट से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बेड रेस्ट ही करते रहोगे तो क्या करोगे आप? और दवाई खाएंगे? हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। यही डॉक्टर ये बोलेगा, आप क्या एडमिट होंगे? वही बोल देगा कि भैया मेरे बस में जहाँ तक था मैंने देख लिया, अब तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। वही सारे टेस्ट करेंगे और इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या समस्या है। 2 दिन 4 दिन हॉस्पिटल लगा के आएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर आपको बोलेगा। यही होगा। अदरवाइज़ तो हम अपने घर के पास वाले किसी डॉक्टर से दिखा लेते हैं और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं रहते, सारी चीज़ें नहीं होती, तो हमको फिर जाके आगे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। यही स्ट्रेटेजी रहती है। जब सीधा ही छोटा मोटा बुखार हुआ तब हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? तभी चले जाते। आज नौबत आ गई, तबीयत भी और ख़राब हुई, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हुआ। हाँ जी, तब प्रॉब्लम कम थी तो हमने सोचा ये जो कम प्रॉब्लम है ये तो हम खुद ही ठीक कर लेंगे। आधे डॉक्टर तो हम खुद ही बन जाते हैं और आधा डॉक्टर हमें आज के टाइम में गूगल बना देता है कि ये दिक्कत है, बताओ जी क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें कि हमारा जो बीमारी है वो दूर हो जाए। हम गूगल करने लग जाते हैं। ठीक है जी, तो यही दिक्कत कभी कभी अकाउंटेंट को भी होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को भी होती है। देखो जी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑब्वियस की बात है, ऑर्गेनाइजेशन है तो काम तो बिजनेस का ही कर रही है। ओके, कमाना तो उसने भी प्रॉफिट ही है, उसके भी घर में बीवी बच्चे हैं, उसको उनको पालना है। तो जहाँ पैसे बचें वहाँ किसको बुरे लगते हैं? तो वो भी क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया होता है या कोई एरर्स चल रहे हैं ऐसा भी इनको पता होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, कर दे अपलोड, देखी जाएगी, कर दो सारी एंट्री, स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अपलोड, देखी जाएगी। और जब टाइम आता है देखे जाने का तो उनसे देखा नहीं जाता। जब डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पेनल्टी लगती है, उनको नोटिस आता है तो उनको दिक्कत आ जाती है। डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास रीजंस टू बिलीव है, हमारे पास ऐसे बड़े सारे चीज़ें हैं जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि जो आपने इनकम दिखाई है वो करेक्ट नहीं है, जो आपने एंट्रीज करी हैं, जो आपने ट्रीटमेंट किया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हम आप पे इतने रुपए की पेनल्टी लगाते हैं और साथ में अपने एरर्स को रेक्टिफाई भी करके आओ। ऑब्वियसली पेनल्टी लगाने से गलती थोड़ी ठीक हो जाती है, वो तो करना ही पड़ेगा ना जो काम करना है। आपको मैंने होमवर्क दिया 20 क्वेश्चन, आपने नहीं करा, मैंने कहा पीछे जाके मुर्गा बन जाओ। ठीक है, तो मुर्गा बनने का क्या मतलब है? होमवर्क फिर भी नहीं करोगे, होमवर्क तो अगले दिन करके ही आना है। ये आज की पेनल्टी है कि आज करके लाना था, तो पेनल्टी तो लग गई, नुकसान तो हुआ अलग, और अब एरर भी रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। तो पिछली बार अकाउंटेंट ने क्या करा, फटाफट से बुक्स को क्लोज कर दिया एरर्स के साथ ही और उसको अपलोड कर दिया। अब मैं वर्ड अपलोड यूज करता हूं, पहले तो डिपार्टमेंट में फिजिकली जाना पड़ता था, अब वो कहानी हो चुकी है खत्म। अब आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स को अपलोड करना पड़ता है, जैसे डाउनलोड करते हैं ना वैसे ही अपलोड भी होता है। ओके जी, और उसके बाद जब उन्होंने चेक करा तो स्क्रूटनी में, स्क्रूटनी होता मतलब रैंडमली कुछ लोगों की रिटर्न्स या कुछ लोगों का डाटा उठाता है डिपार्टमेंट, और हमारा भी उन्होंने उठा लिया, और जब चेक किया तो उसमें गड़बड़ियां पाई गई तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी और बोला अब एरर को प्रॉपरली रेक्टिफाई करके आओ। अब जब ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी एंटिटी का, क्या अगली बार दोबारा रिस्क लेगी? अगली बार अगर रिस्क लेगी और फिर अगर गलती पकड़ी गई तो अगली बार पेनल्टी और ज़्यादा लगेगी और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो अब वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, अब वो किसके पास जाएंगे? अब वो जाएंगे एक एक्सपर्ट के पास, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास।
तो मुझे बताओ जी, वो आपके पास पहले ही आ जाते तो आपका काम आसान होता या अब आपका काम आसान है? पहले आ जाते तो बीमारी छोटी सी थी, छोटी बीमारी को आप नज़रअंदाज ना करते तो बड़ी होती ही ना। आपने कहा कोई बात नहीं, छोटी सी बीमारी है, ये तो मैं घर पे ठीक कर लूँगा, और वो धीरे धीरे करके बहुत बढ़ चुकी है। तो इसी वजह से ही आप सीए के पास आए हैं, क्योंकि दिक्कत बढ़ गई आपके पास। मान के चलो छोटे कामों के लिए कोई नहीं आएगा, छोटे कामों के लिए बहुत लोग हैं जो उनका काम बहुत कम प्राइस में कर देंगे, तो आपको वो याद नहीं करेंगे। आपको कब याद करेंगे? जब दिक्कत बहुत बढ़ चुकी होगी, और उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है कि जब भी वो हमको याद करें, हमारे पास पूरे तरीके हैं उनको उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो आप क्वेश्चन ही अब देखेंगे ना, क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज ही ऐसी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो, करवा नहीं रहा, बस पढ़वा रहा हूँ। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। पिछले साल मिस्टर रॉय का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द पी एंड एल, उन्होंने वो जो भी डिफरेंस था पी एंड एल में एडजस्ट करके उसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगले साल उन्होंने किसको अपॉइंट किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हु एग्जामिन द ओल्ड बुक, और ये उसको मिस्टेक दिखी। तो अब देखो दिक्कत क्या है, करेक्शन करनी है एरर की। अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड में करें, विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड में करें तो खास दिक्कत नहीं है। एक साल आपको मिला अकाउंटिंग करने का, उसी में दिक्कत आई, उसी में आपने सॉल्व कर ली। आपको 3 घंटे का पेपर करने के लिए मिला, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया और पेपर सबमिट करने से पहले ही देख लिया अरे ये तो गलत है, टोटल मैंने गलत लगाया हुआ है बैलेंस शीट का, या कोई भी दिक्कत है और उसको ठीक कर लिया, क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि नहीं? और आपने दूसरा एस्पेक्ट, आपके फ्रेंड ने भी एक चीज गलत करी पर उसने पेपर दे दिया और उसके बाद आपको याद आया अरे एक तो क्वेश्चन सही करना रह ही गया मेरा, वो तो मैंने सोचा था बाद में देखूंगा, पर दिमाग से उतर गया और उसने सबमिट कर दी। उसको मार्क्स मिल जाएंगे? उसको नहीं मिलेंगे, उसके साथ तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यही गलती अब हमको यहां पर मिलेगी जो हमको ठीक करनी है। एरर्स का करेक्शन हम कब कर रहे हैं? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। पिछले साल की तो बुक्स क्लोज होके जा भी चुकी है और अब पता चल रहा है कि जो वो बुक्स गई थी उनमें कुछ कमियां थी, उनमें कुछ दिक्कतें थी। तो अब हम लोग इसको कैसे ठीक करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। सर क्या समस्या है? अगर उसी साल में भी दिक्कत पता चलती तो भी जो करते वही इस साल कर दो, क्या दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? अब जो वो पिछले साल की सारी ट्रांजैक्शन है, सारी आइटम्स है, वो क्लोज हो चुकी हैं किसी ना किसी अकाउंट में जाके, तो अब तो वो मिक्स हो गई हैं। दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट कि हम अगेन उसको ओपन करें और ढूंढें कि कहाँ पर गलती थी। अब तो गलती बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसा मान के चलो आपने किसी छोटे से बच्चे को एक गिफ्ट देना था, बर्थडे गिफ्ट, तो आप एक कार लेकर आए, वो रिमोट से चलने वाली कार नहीं होती, तो उसके बाद आप एक बॉक्स लाए, आप एक रैपर लाए कि इसको अच्छे से पैक करके देंगे, गिफ्ट है, और आपने बॉक्स में कार डाली, आपने रैपर चढ़ाया और रैपर को टेप कर दिया और स्लिप विलिप सब लगा दी, जो भी आप करते हैं, रिबन वगैरह लगा दिया। और इसके बाद आपने क्या देखा कि जो कार का रिमोट है वो कहाँ है? वो तो बाहर ही रह गया। अब ये कार का रिमोट है और ये गिफ्ट पूरा पैक है, कैसे इसमें डालोगे? ऐसे डल जाएगा? हाँ, डाल के देखो डलेगा? बॉक्स टूट जाएगा, रैपर खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे मुझे ये बताओ? पहले टेप खोलेंगे, रिबन खोलेंगे, रैपर खुलेगा, बॉक्स खुलेगा, फिर ये डलेगा और फिर वापस से सब कुछ पैक होगा। और यही जब पैकिंग हो रही थी तभी कोई बता देता अरे रिमोट तो रह गया, तो काम आसान होता कि अब आसान है? पहले आसान होता, अब तो काम बहुत मुश्किल है। और यही समस्या अब हमारे सामने हो चुकी है। अब यही समस्या हमारे सामने है क्योंकि जो काम आपको करना था वो तो काम होके जा भी चुका है डिपार्टमेंट के पास, अथॉरिटी के बाद, और अब हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई कमी है, इसमें कोई दिक्कत है। तो अब समझो, देखो एक आपको पता है कुछ डिजीज आई थी कुछ साल पहले, आई थी कि नहीं, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। कौन सी डिजीज थी? कोविड-19 या कोरोना वायरस कह सकते हैं। उस डिजीज की दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी, बीमारियां तो बहुत आती हैं, अभी भी चली रही होंगी, 2-4, खांसी जुकाम ये सब तो चलती रहती हैं। वायरस हैं बहुत तरह के, अभी बारिशें आ रही हैं, रेनिंग, तो डेंगू हो जाएगा, डेंगू बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये तो हर साल आती हैं, इसमें नई बात क्या थी? तो वो भी आ गई, तो उसमें नई बात क्या थी मुझे बताओ?
जल्दी फैल जाती है। और हमको भी वैसे भी तो कुछ ना कोई हमको चोट लग जाती है तो भी तो हम इलाज कराते हैं, और भी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी और कुछ होती है, कभी बॉडी एक होता है, कुछ भी होता है। तो उसमें क्या दिक्कत थी? ट्रीटमेंट नहीं था। वेरी गुड सर, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं था, पहली बार आई थी, नॉलेज नहीं थी, तो कैसे ठीक करते? बाकियों का तो ट्रीटमेंट है। और क्या प्रॉब्लम थी उस बीमारी में? वो ज़्यादा हार्मफुल थी, वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, लाइफ ले सकती थी, ये सारे डर थे उसके अंदर। और क्या दिक्कत थी? उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे थे सारे डॉक्टर? ठीक कर दें, जैसे ये रिमोट है, ये रिमोट में मैंने देखा क्या दिक्कत है, तो पता चला अरे इसका तो सेल वीक है, तो मैं 2 सेल लेके डाल दिए इसमें, ठीक हो गया। तो ऐसे डॉक्टर वो उसकी सर्जरी क्यों नहीं कर देते थे किसी की, या उसको किसी और तरीके से ठीक क्यों नहीं कर देते थे? एक्सरे करा देते, अल्ट्रासाउंड करा देते और देख लेते कहाँ है वो कोरोना वायरस, और उसको मार देते किसी चीज़ से। सर्जरी कर लेते, निकाल के बाहर फेंक देते। ऐसा क्यों नहीं किया किसी ने? बताओ। सिम्टम सिमिलर ही था, जो रोजाना मतलब रेगुलर कोर्स में वैसे ही रहते हैं हम लोगों को, तो वही सिम्टम्स है। क्या आप उसको देख सकते थे? मुझे चोट लगेगी, डॉक्टर देखेगा, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कर देगा कि नहीं कर देगा? पट्टी वट्टी लगा देगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, या और भी कोई दिक्कत होगी तो वो देख के ठीक कर सकता है कि नहीं? क्या कोरोना को देखा जा सकता था? आपको दिखा किसी को कि दिख जाता है सर वो, हम उसके पास नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे पास वो आ जाएगा? ऐसा होता था क्या? दिखता था वो? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो हमारा दुश्मन था और वो हमको दिखता ही नहीं था। कोई चीज़ दिखेगी तो उस पर एक्शन लोगे ना, या उससे बच के रहोगे कम से कम। ओके, कहीं जा रहे होगे, मान लो घूम रहे होगे और सामने से शेर आ जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? सामने से आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और सामने से शेर आ जाए, अपनी कार को रोक देंगे और देखेंगे आराम से रोक के शेर को कार से बाहर निकल के, क्या करेंगे? खड़े रहेंगे, यू टर्न मार के वापस नहीं जाएंगे? हाँ भाई, खेल हो रहा है जिसको देखेंगे खड़े होके, इंतजार करेंगे कि शेर कब हमारे पास आ जाए बिल्कुल, या यू टर्न लेके वापस जाएंगे? अच्छा, उसको मौका देंगे, भाई तू निकल जा, फिर हम भी निकल जाए। इतना प्यार मोहब्बत नहीं करना। शेर है वो, गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी कि उसको देखेंगे हम लोग अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट यू टर्न लेके निकल जाएंगे, सबसे बढ़िया तरीका। तो ये हमारे पास दिक्कत ये है कि अब ये जो एरर है ना, इसने किसी और के कपड़े ओढ़ लिए हैं और इसने अपना रंग रूप सब बदल दिया, और जो चीज आपको दिख ही नहीं रही उसका इलाज कहां से करोगे? कोई चीज दिख रही है, इन हैंड है, उसका तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना, ये है ही नहीं आपके पास। सर क्यों नहीं है? आओ जी अब इसको समझते हैं। अगले 15 मिनट्स मुझे आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। तो बिलीव मी, आप जितना आपका करिकुलम है उसी की बात कर रहा हूं, आगे का करिकुलम नहीं है, बात नहीं कर सकता। इतने लेवल तक आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मेरी गारंटी है, अगले 20 मिनट आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए। इसलिए ध्यान से सुनना, आप समझो जरा। देखो जी क्या दिक्कत हुई। अकाउंटेंट की नॉलेज में था कि सैलरी का जो खर्चा है वो है 10,000 रुपए, तो वो हर बार एंट्री डाल देता था सैलरी टू कैश 10,000 रुपए। क्या वो कुछ गलत करता था? आंसर इज नो। और एक साल में कितने महीने होते हैं? तो उसने ये सेम एंट्री कर ली, मान लो 12 टाइम्स। अब मैं एंट्री नहीं लिख रहा है 12 बार, मतलब इसका यही है, हर महीने सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, वो लिखता चला गया 12 बार। और जब उसने सारी एंट्री लिख दी, तो मुझे बताओ ईयर क्लोज होने के बाद, ये वाली मान लो एंट्री है आपकी अप्रैल 2023 की, अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, और ये जो बाकी मैंने बोला 12 महीने, वो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 31 मार्च 24 तक उसने एंट्रीज डाल दी। अब जब वो 12 बार एंट्री डाल चुका होगा सैलरी टू कैश, इसके बाद ये एक्सपेंस कहां जाएगा? सैलरी का सारे के सारे एक्सपेंस कहां चले जाते हैं ईयर एंड पे? ट्रेडिंग P&L में चले जाते हैं कि नहीं? तो वो एंड में एक और एंट्री डालेगा। क्या एंट्री डालेगा? P&L डेबिटेड टू सैलरी। कितने रुपए से? 1,20,000 रुपए से। ये करेगा वो एंट्री की नहीं? पहले तो मुझे मन से बताना, मेरे जबरदस्ती मेरी बात मत मान लेना कि सर कह रहे हैं तो मान लिया। जब तक आपका मन ना माने एक्सेप्ट मत करना। ये काम होता है अकाउंटिंग में कि नहीं होता? P&L को डेबिट किया जाता है और यहां पर पूरे साल का जो भी एक्सपेंस होता है वो लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? अगर मैं इसकी पहली वाली एंट्री का भी ना कंबाइंड वर्जन 12 टाइम्स वाला कर दूं,
तो इसका मतलब एंट्री क्या बन गई होगी 12 बार के हिसाब से? सैलरी टू कैश 1/20, बोलो हाँ। यस सर, ये बन गई होगी। और यही एंट्री यहां अगर चली गई तो कायदे से जो सैलरी नामक एक्सपेंस है ये तो खत्म ही हो गया, बोलो हाँ। सैलरी डेबिट करी 1/20 से, सैलरी क्रेडिट करी 1/20 से, क्या सैलरी आपके अकाउंटिंग में दिख रही है अब, या खत्म हो गई? खत्म हो गई, गायब हो गई। और अब इसके बाद पता चला एरर क्या हुआ, एरर क्या हुआ? एरर आपको अगली बार पता चला कि एक्चुअल सैलरी कितनी थी? वॉज ₹11,000 पर मंथ। ये अगले साल पता चला, जब पिछले साल सैलरी की पूरी 12 एंट्रियां हो गई और सैलरी P&L में भी चली गई, तो पता चला नहीं जी, सैलरी 10,000 महीने की नहीं थी, कितनी थी? 11,000 महीने की थी। तो 11,000 महीने का मतलब मुझे बताओ सैलरी साल की कितनी हो गई? 11,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,32,000। और आपने सैलरी को टोटल कितने से डेबिट किया हुआ है? तो इसका मतलब आपने सैलरी 12,000 रुपए से कम दिखाई। तो सर क्या दिक्कत है, सैलरी को 12 से और दिखा दो। मुझे बताओ, क्या आपके पास सैलरी नाम का एक्सपेंस एक्टिव भी है इस टाइम? क्या सैलरी का अकाउंट दिख रहा है आपको कहीं? है ही नहीं। तो जी जो चीज है ही नहीं, मैं उस पर रेक्टिफिकेशन कहां से करूं? रेक्टिफिकेशन तो उस पर होता है जो चीज अवेलेबल है। सैलरी का तो अकाउंट ही खत्म हो गया, और सैलरी ने किसके कपड़े पहन लिए? P&L के कपड़े पहन लिए। सैलरी कहां चली गई? सैलरी P&L में चली गई, और उसने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी। उसने अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही खो दी। वो तो P&L में चली गई, बल्कि सर वो तो P&L में जाके उसने तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्या कर दिया होगा? वो भी खराब कर दिया होगा, गलत कर दिया होगा, बोलो हाँ। जब सैलरी 1/20 से यहां पर आई और आनी चाहिए थी 1/32 से, तो 1/20 के हिसाब से अलग प्रॉफिट आएगा, 1/32 के हिसाब से अलग आना चाहिए था, बोलो हाँ। तो क्या उसने प्रॉफिट भी गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? वायरस आगे तक फैल गया कि नहीं फैल गया? तो अब तो बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत चीजों को हमने ठीक करना है। खाली वो विद इन दैट पीरियड में दिक्कत होती तो वो P&L तक नहीं जाता, हम वही वायरस को मार गिराते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। अब तो बुक्स भी क्लोज हो गई, प्रॉफिट भी निकल गया, जो कि गलत हो रहा है सब कुछ। प्रॉफिट भी तो गलत ही निकलेगा। आपने सबमिट कर दी, अगले साल लव लेटर आ रहा है डिपार्टमेंट से कि ये सारी आपने गलतियां करी हुई हैं। अब एक एक चीज को आपको पकड़ के वापस से ठीक करना पड़ेगा। इसलिए यही एक्चुअल में काम हमारा है। वो सिंपल एंट्री करना, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करना हमारा काम नहीं है, और असली पैसा या फीस भी इसी में है। जब नोटिस आएगा तभी तो क्लाइंट घबराएगा, और वो घबराएगा तो आप उसको बताएंगे अब तो देखो कितना मेहनत का काम है, तो इतनी फीस लगेगी, तो आराम से देके जाएगा। मुद्दा समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? तो अब इसको कैसे ठीक करें, क्या करें, उसको समझते हैं। देखो जी, पहली बात तो ये है कि अब आपके जो अकाउंट में एरर था वो अकाउंट ही वैनिश हो चुका है, वो खो चुका है। और वो कहां पर चला गया? वो P&L के घर में घुस के बैठ गया है, P&L के घर में घुस के छुप गया है कहीं, और उसने छुप के जो P&L का घर है उसका प्रॉफिट भी क्या कर दिया? खराब कर दिया। ओके जी, वायरस तो जिस घर में जाएगा तहस नहस कर देगा ना। तो ये P&L में गया, इसने वहां पर भी गड़बड़ी मचा दी, वहां पर भी इसने बहुत मिस्टेक्स कर दी, बहुत इशू हो गया। अब मुझे इसको निकालना कहां से पड़ेगा? क्या सैलरी आराम से कहीं बाहर घूम रही है कि P&L में बैठी हुई है? तो बाहर ढूंढूंगा तो मिल जाएगी कि P&L के घर में घुसना पड़ेगा, और वहां से ढूंढना पड़ेगा कहां कोने में घुसी हुई है। तो ऐसे एरर जो हम लोग अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाके ठीक करते हैं, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? इसका रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफाई होगा थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये सिर्फ P&L नहीं है, अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा अकाउंट का नाम? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी करेंगे कैसे वो आगे की कहानी है। अभी तक तो मैंने बस आपको यहां तक की आपके सामने पिच रखी, आपको यहां तक बातें समझाएगी कि चल क्या रहा है। अब एरर को पकड़ना, एरर को ठीक करना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि एरर चल चल के बहुत आगे चला गया। गॉट इट एवरीवन? तो अब देखो जी, एक साल खत्म होता है तो हमारे अकाउंट्स का हाल क्या होता है, जरा वो जान लेते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है जी, ये क्या है? हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट।
बताओ जी मुझे इस ट्रेडिंग पी एंड एल में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक आता है, और क्या आता है, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं बेसिकली, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है, टू जीपी आ जाता है, यहां पर ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर क्या होता है, बाय जीपी ब्रॉड डाउन होता है, टू बाकी बचे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, कुछ जो इनडायरेक्ट इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो आती हैं, और फिर क्या हो जाता है, बैलेंस करके नेट प्रॉफिट आ जाता है। यही सब होता है। मैंने शॉर्ट में लिखवाया, नाम नहीं लिखवाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, पर होता यही है। बोलो हाँ, ये पढ़ा हुआ सब लोगों ने बचपन में। अब आपकी सारी की सारी जो एंट्रीज थी वो यहां पर ट्रांसफर हो चुकी हैं ईयर एंड पे, सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे इनकम हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। तो आज से मतलब इस एरर के लिए क्या मुझे बताओ, क्या सैलरी की कोई आइडेंटिटी है इस अकाउंट के बनने के बाद, या सैलरी तो वापस से क्रेडिट हो गया, इसके अंदर खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं। आपने पूरे साल करा सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट हुई टोटल 1/20 से, और आपने यहां पर पी एंड एल टू सैलरी 1/20 कर दी, तो सैलरी तो डेबिट क्रेडिट खत्म हो गई। ऐसे ही बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देती हैं, लॉस्ट, और अब से इनका सबका एक ही नाम, और वो नाम क्या है, वो नाम है पी एंड एल। सर इसमें तो ट्रेडिंग वाली आइटम भी है, तो उनका भी नाम पी एंड एल। हाँ जी, उनका भी नाम पी एंड एल। ये तो हम लोग इंडियन अकाउंटिंग में ट्रेडिंग और पी एंड एल को अलग अलग बनाते हैं। आप लोग आगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखेंगे, या फिर आप ग्लोबल अकाउंटिंग कोर्सेज करेंगे तो देखेंगे वहां पर कोई ये ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट नहीं होता। वहां पर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। वहां ट्रेडिंग नाम से कोई अकाउंट नहीं होता, तो इसलिए हमने इस पूरे अकाउंट का क्या नाम रख दिया, पी एंड एल। तो साल खत्म होने के बाद सैलरी से पूछेंगे क्या है तेरा नाम, तो क्या बोलेगी, पी एंड एल। वेजिस से पूछेंगे क्या है तेरा नाम, तो क्या बताएगी, पी एंड एल। सेल से पूछेंगे क्या है तेरा नाम, परचेज रिटर्न से पूछेंगे क्या है तेरा नाम, पी एंड एल। तो ट्रेडिंग पी एंड एल में जितनी भी चीजें आती हैं उन सबका ईयर खत्म होने के बाद एक ही नाम है, क्या, पी एंड एल। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा लैंड बिल्डिंग से क्या है तेरा नाम, वो भी पी एंड एल बोलेगा, नहीं, वो थोड़ी आता है ट्रेडिंग पी एंड एल में। अच्छा, डेप्रिसिएशन से पूछूंगा क्या है तेरा नाम, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा पी एंड एल, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहां आता है, पी एंड एल में आता है। और एसेट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट की आइटम है उसमें कोई एरर नहीं हुआ, वो ठीक ही है, और अगर हुआ भी तो उससे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो उनके नाम तो एज इट इज उनकी आइडेंटिटी में बने रहेंगे, वो कहीं ट्रांसफर नहीं होता। अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग को बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग के डेबिट बैलेंस को वापस क्रेडिट करके जीरो नहीं किया, लेकिन इन सब के बैलेंस क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इन सब लोगों ने अब पी एंड एल के कपड़े ओढ़ लिए, अब इन सबका नाम क्या बन चुका है, पी एंड एल बन चुका है। तो जब इनमें कोई एरर भी होगा तो मैं ठीक भी कहां से करूंगा, पी एंड एल से करूंगा। ये बातें सबको समझ में आई हैं, यस और नो। तो इसके आगे लिख लो, अभी सब कुछ लिखवाऊंगा। आइडेंटिटीज ऑफ these accounts, identities of these accounts got lost, इनकी आइडेंटिटी, इनका वजूद खत्म हो गया, और अब इनका एक ही नाम है, वो है पी एंड एल। सर कहां से लिखें, सब कुछ ही लिख लो, ऐसा करो, ये हेडिंग डाली थी सबने, और ये सब कुछ भी लिखना शुरू करो। आप जब वापस से रिवाइज करोगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से लिखो, फिर आगे की बातें करूँगा, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे।
डन। हाँ जी, हो गया। मोबाइल पे बातें शुरू हो गई हैं, इसका मतलब हो गया होगा। डन। करूं आगे की चर्चा की शुरुआत। तो पी एंड एल, ट्रेडिंग पी एंड एल की तो सारी आइटम का आपसे नाम क्या हो चुका है, पी एंड एल। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी नाम नहीं बदलेंगे किसी के भी बहकावे में आके। वो कौन लोग हैं? वो हैं बैलेंस शीट वाले लोग। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पी एंड एल में कुछ भी चलता रहे। जैसे कि बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, हालांकि आपको ये सब पता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे और क्वेश्चंस को बेटर कर पाएंगे। क्या क्या हो सकता है भाई लाइबिलिटीज़ में? कैपिटल आएगा, और क्या आएगा? बैंक लोन आ जाएगा, आउटस्टैंड एक्सपेंस आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएंगे। बस इतना ही लिखना है हमें। एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, कैश एंड बैंक आ जाएगा। चलो गुडविल को भी लिख लो, वो भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? व्हीकल आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। बस और भी बहुत कुछ आ सकता है, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे। क्या इनके भी नाम बदल गए? किसी के भी लाइबिलिटीज के, एसेट के, किसी के बदल गए? नहीं। तो लिखो आइडेंटिटीज ऑफ दीज अकाउंट्स, आइडेंटिटीज ऑफ दीज अकाउंट्स नेवर लॉस्ट। इनका नाम कभी भी नहीं बदलेगा। ओके, आइडेंटिटीज ऑफ दीज अकाउंट्स नेवर लॉस्ट, इनका नाम नहीं बदलेगा, इनकी आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। मुद्दे की बात समझ आई? ट्रेडिंग पी एंड एल के नाम बदलेंगे और इनके नहीं बदलेंगे। तो चलो जी, अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आने की भी उम्मीद है। लिख लिया यहाँ तक ना सबने? तो अब जो आगे लिखवा रहा हूँ वो लिखो, फिर हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। बस वही आज का टारगेट है। वो क्वेश्चन ख़त्म, आज की क्लास ख़त्म, दैट्स इट। तो लिखना शुरू करो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स discussed so far assumes that it was
carried before the books of accounts were closed for that year. अभी तक जो हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा उसमें माना जाता था कि वो हो रहा है क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से पहले, बिफोर क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, उससे पहले ही एरर्स हो रहे हैं और आप रेक्टिफाई कर रहे हैं. although sometimes books of accounts have been closed and some errors still prevails. लेकिन क्या कह रहे हैं, ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके होते हैं और कुछ एरर तभी भी उसमें पनपते रहते हैं, कुछ एरर तभी भी उसमें होते हैं और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं. दस टू एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ढूंढना, निकालना. टू एक्सट्रैक्ट एंड रेक्टिफाई, और ढूंढ के उसको रेक्टिफाई करना. दोज एरर्स, ऐसे एरर्स को a special account named as P&L adjustment account, या फिर जिसको हम लोग प्रायर पीरियड आइटम्स भी बोलते हैं, ये क्योंकि पहले के पीरियड के आइटम्स को रेक्टिफाई करने के काम आता है. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रायर पीरियड आइटम्स इज यूज्ड. इसके लिए स्पेशल अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रायर पीरियड आइटम को यूज किया जाएगा अगर कोई आपके एरर अगले साल आपको पता चल रहे हैं और हैं वो पहले के. now as books of accounts are closed, as books of accounts are closed, which means all nominal account items बेसिकली कौन सी, जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में होती है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वाली, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन वही होते हैं. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट इट आउट, आपको उसको बाहर निकालना है यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है जी. ओके एवरीवन, तो आओ जी फटाफट से. अब ये जो हमने इतनी मेहनत करी है, अब वो मेहनत हो गई है लगभग ख़त्म. अब तो उसकी एप्लीकेशन करनी है. तो जो हमने पिछले 20 मिनट में मेहनत करी, चीज़ों को समझा, एग्जाम्पल्स लिए इतने अच्छे, उसको अप्लाई करने का समय आ गया. और अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12. दोबारा से एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ, दिमाग में रखना. जो ट्रेडिंग P&L की आइटम है उनका सबका एक ही नाम है, क्या, P&L अकाउंट. और जो बैलेंस शीट की आइटम है उनका जो आइटम का नाम था वही आइटम का नाम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया. तो ट्रेडिंग P&L की जो आइटम है उसको ठीक करेंगे तो P&L एडजस्टमेंट के थ्रू ठीक करेंगे. बाकी आपकी रेक्टिफिकेशन जो इससे पहले पड़ी वो सारी एज इट इज ही चलेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है. अब आओ जी पढ़ते हैं. मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर. पिछले साल मिस्टर रॉय अपना ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर पाए, मतलब टैली नहीं कर पाए, और इसलिए उन्होंने रॉट ऑफ कर दिया, डाल दिया डिफरेंस. कहां पर, P&L अकाउंट में डाल दिया. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक. अगले साल उन्होंने CA को अपॉइंट किया और ये मिस्टेक्स देखी, बुक्स एग्जामिन करी, और ये आपके पास मिस्टेक्स हैं कितनी, 1 to 8. और एंड में कह रहे हैं मिस्टर रॉय यूज करते हैं 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल,
सजेस्ट करो नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा, इसमें अभी एक पॉइंट छोटा सा और लिख दो, लिखो व्हेनेवर errors are to be rectified, whenever errors are to be rectified in the next accounting period, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी है, in the next accounting period, it means accountant must have wrote the difference of trial balance either थ्रू P&L अकाउंट, जैसे आपने यहाँ पर देखा लिखा था ना, उसने P&L में डाल दिया डिफरेंस, और सस्पेंस अकाउंट, या फिर वो सस्पेंस अकाउंट में डाल के क्लोज करके बुक्स को सबमिट करेगा, क्योंकि बुक्स तो उसने सबमिट कर दी हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस डाल के एडजस्ट करा ही होगा ना, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। दस एरर रेक्टिफिकेशन can be done using suspense account even if question is silent, regarding suspense account। तो इसको लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं और फिर आप देखेंगे हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। लिख लिया जी सबने? तो देखो मैंने आपको क्या लिखवाया, ये स्पेशल नोट, जब आप एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, इसका मतलब है जो अकाउंटेंट है उसने पक्का जो डिफरेंस आया होगा, जो उसकी बुक्स टैली नहीं कर रही होंगी, उसने डिफरेंस को या तो ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को या तो P&L में या सस्पेंस में कहीं तो डाल दिया होगा। तो जब उसने कहीं डाल ही दिया तो एरर का अब जब आपको अगले साल में रेक्टिफिकेशन करना है, इट कैन बी डन यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है कि सस्पेंस अकाउंट का कोई आपको बैलेंस भी नहीं दिया और सस्पेंस अकाउंट आपको ओपन करने के लिए भी नहीं दिया, तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इससे पहले आज क्वेश्चन किया था उसमें कहीं सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखा था, तो जो बच्चों ने बोला सस्पेंस से एंट्री करेंगे, मैंने बोला सब बच्चे गलत बोल रहे हैं, वहां पर हमने स्टेटमेंट यूज किया। लेकिन जब अगले अकाउंटिंग पीरियड में एरर रेक्टिफिकेशन करना है और वन साइडेड एरर कहीं पर आ जाता है, तो चाहे क्वेश्चन ना भी बोले कि सस्पेंस ओपन करो या सस्पेंस का बैलेंस है कि नहीं है, आप तभी भी ओपन कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको? क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, इसका मतलब पिछले अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज उसने सस्पेंस से तो किया ही होगा, चाहे क्वेश्चन नहीं भी बता रहा। समझ में आई सबको ये बात? अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे वापस, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? परचेज ऑफ अ स्कूटर, क्या खरीदा था? स्कूटर खरीदा था। वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000। बताओ जी, स्कूटर खरीदते हैं अगर हम, तो स्कूटर को डेबिट होना चाहिए कि कन्वेंस को होना चाहिए? स्कूटर एक एसेट है, उसने एसेट को क्या बना दिया? एक्सपेंस बना दिया, ये उसकी गलती हुई। स्कूटर तो बेसिकली नहीं लिखते ऐसे, तो स्कूटर, कार, बाइक क्या क्या होता रहेगा? व्हीकल एक स्टैंडर्ड नेम होता है, तो व्हीकल आना चाहिए था और इसने डाल दिया कन्वेंस। अब बताओ जी कैसे इसको ठीक करें, क्या करें इसको हम लोग, कैसे ठीक करें? आओ जी पहले प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, स्कूटर आपने खरीदा था। स्कूटर का मतलब होता है व्हीकल, और व्हीकल क्या होती है आपके लिए? एसेट होती है। ये था करेक्ट ट्रीटमेंट, और अकाउंटेंट ने इसको क्या बना दिया? कन्वेंस। और कन्वेंस क्या होता है? बहुत सिंपल सोचेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ये होना तो चाहिए था एसेट, और अगर ये एसेट होना चाहिए था तो मुझे बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए था? सर ये तो आना चाहिए था बैलेंस शीट में, यस और नो?
बैलेंस शीट में आना चाहिए था ना, एसेट साइड पे आ जाता, यहाँ पर व्हीकल हमें बहुत अच्छा लगता। कितने रुपए का था? 3000 का। ये काम होना चाहिए था, और नालायक अकाउंटेंट ने बताओ क्या कर दिया होगा, उसने इसको P&L में डाल दिया होगा, क्योंकि उसने तो खर्चा माना कन्वेंस को 3000। समझ आ रही है बात? और आखिरी पॉइंट में भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मिस्टर रॉय 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं व्हीकल पे। तो जब उसने व्हीकल को व्हीकल माना ही नहीं, उसने तो कन्वेंस मान लिया, तो क्या उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा? डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज होता है कि एक्सपेंस पे चार्ज होता है? तो उसने तो इसको एक्सपेंस मान लिया, तो उसने तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं होगा। पर किया जाना चाहिए था कि नहीं? तो यहां पर इसका मतलब माइनस भी होना चाहिए था 10%, जो कि होता 300, और व्हीकल आना चाहिए था ईयर एंड पे 2700 का, और साथ में डेप्रिसिएशन यहां पर भी आना चाहिए था कितने का? 300 का। तो अब जो सही काम है ना, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो काम एक्चुअल में होने चाहिए थे। ओके सर, आप हाईलाइट कर दो, ये होना चाहिए था, और ये सारा ऑब्वियसली होना ही चाहिए था। समझ आ रही है सबको बात? ये थे सब करेक्ट काम। तो सर गलत काम क्या है? गलत काम है ये जो अकाउंटेंट ने किया, दिस वॉज मिस्टेक, और हाईलाइटेड वाला काम करेक्ट काम है जो करना चाहिए था। और अब हमें देखना है कि हम इसको ठीक करें कैसे। अब हमको देखना है कि हम लोग इसको ठीक करेंगे ऐसे। इसका देखो काम करने के ना, मैं आपको 3 एंगल से एंट्री करना सिखाऊंगा, एक भी नहीं। और 3 में से आपको एक भी समझ में आ गई तो आपका तो काम बन गया, बट मुझे पता है कि आपको तीनों समझ में आएंगी। अब समझते हैं। पहला तरीका है, अगर अगले साल में एरर पकड़ में आए ना, तो एक बार दिमाग में एंट्री सोचो ऐसे कि जैसे वो अगले साल का एरर नहीं था, वो उसी साल का था, विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगर ये एरर होता, आप इसकी क्या रेक्टिफिकेशन करते हैं? मुझे बस इतना बता दो। हाँ जी, क्या करते हैं? सर हम करते व्हीकल को डेबिट, क्योंकि व्हीकल हमारे पास आ गया 2700 रुपए से। बोलो हाँ। और यहां पर अकाउंटेंट ने इसको कन्वेंस मान लिया होगा, तो उसने कन्वेंस को डेबिट कर दिया होगा, तो कन्वेंस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं टू कन्वेंस। उसने तो 3000 रुपए से इसको डेबिट कर दिया, और साथ में अब आपको डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप डेप्रिसिएशन को भी डेबिट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा? 300। सर रेक्टिफिकेशन तो हो गई, और यही रेक्टिफिकेशन बनती अगर विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एरर होता। लेकिन अब क्या है? एरर अगले अकाउंटिंग पीरियड में है, और आपको बताया था जब अगले ईयर में होता है तो ट्रेडिंग P&L की जो आइटम होती हैं वो किसके कपड़े पहन लेती हैं? P&L के। बताओ जी, क्या व्हीकल ने P&L के कपड़े पहने? व्हीकल ट्रेडिंग P&L की आइटम है कि बैलेंस शीट की है? तो क्या इसका नाम बदलेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन कहाँ की आइटम है? P&L की है। और कन्वेंस कहाँ की है? P&L की है। आओ जी, अब इन्होंने जिसके कपड़े पहने हुए हैं ना, उन्हीं का नाम लिखें। ये डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता, इसकी जगह क्या आना चाहिए? P&L और एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये भी नहीं आ सकता, इसकी जगह भी क्या आना चाहिए? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि P&L एडजस्टमेंट डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है? इससे बढ़िया तो सीधा क्रेडिट में होता 2700 से। तो अब आपकी फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी? व्हीकल डेबिटेड 2700 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना? 2700। ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। समझ में आ गई सब? देखो कितना सोचना पड़ा एक एंट्री के लिए। तो ये तुक्केबाजी से या सर हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा कैजुअल एटीट्यूड मत रखना। बिल्कुल मेहनत करना और बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना इस कॉन्सेप्ट को समझने में, तभी समझ में आएगा कि सर लड़ना हमने इससे, समझ के ही रहना। ये वाला तरीका समझ आया? अब आओ इसको एक और दिशा दें, एक और एंगल से सोचें। आओ सर हम भी आपके साथ सोचेंगे। अगला तरीका है प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हुए एरर को रेक्टिफाई करना। मुझे बताओ, जब इस नालायक अकाउंटेंट ने 3000 कन्वेंस दिखाया होगा, तब प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, या सिर्फ 300 दिखाते, डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए था, तब प्रॉफिट ज्यादा आता? उसने 3000 का खर्चा दिखा दिया, तो 3000 के खर्चे दिखाने से उसने प्रॉफिट क्या कर दिया? कम कर दिया। और खर्चा सिर्फ 300 दिखाना चाहिए था कायदे से,
इसका मतलब उसने 2700 रुपए ज्यादा खर्चा दिखा दिया, और ज्यादा खर्चा दिखाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब उसकी काली करतूत की वजह से, उसके गलत काम की वजह से हमारा प्रॉफिट 2700 से गिर गया है। तो आओ जी प्रॉफिट को उठाते हैं। प्रॉफिट को उठाएंगे तो प्रॉफिट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? बाबा आदम बोल के गए हैं, हमारी जो अकाउंटिंग है बाबा आदम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट करना पड़ेगा तभी प्रॉफिट उठेगा। तो कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? जितने से उसने गिराया है, 2700 से। तो क्रेडिट क्या कर देंगे? 2 P&L एडजस्टमेंट 27। ये प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल है जिससे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब आपके पास दो एंगल हुए कि नहीं हुए? आप दो तरीके से सोच सकते हैं कि एंट्री क्या की जानी चाहिए। ठीक है जी, फटाफट से इसको नोट डाउन करो और सब कुछ लिख दो, जो कट करके भी समझाया, ताकि आपको बाद में याद रहे। सर ने बोला था व्हीकल बैलेंस शीट होती है, इसलिए नाम बदलाया नहीं था इसका, और बाकियों में उन्होंने P&L की वजह से नाम बदला। सब ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो। खाली एंट्री लिखोगे ना तो बाद में कंफ्यूज होगे कि सर एंट्री एकदम से हुई कैसे, हमें समझ में नहीं आया। इसलिए मेहनत करो। सर प्रॉफिटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। देखो बेटा, कन्वेंस का जो खर्चा है वो था 3000 का, जो अकाउंटेंट ने कन्वेंस ले लिया। एक्चुअल में कन्वेंस नहीं थी, ये व्हीकल था। तो जब आपने कन्वेंस को डेबिट कर दिया P&L में, तो ऑब्वियस सी बात है आपने जो प्रॉफिट है वो 3000 से कम कर दिया, जबकि खाली एक्सपेंस 300 से आना चाहिए था। इसका मतलब आपने ओवर एक्सपेंस बुक कर दिया, आपने एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया 2700 से। एक्सपेंस था सिर्फ डेप्रिसिएशन का 300 का, और आपने एक्सपेंस बना दिया कन्वेंस का 3000 का। तो आपने 2700 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बना दिया। एक्स्ट्रा एक्सपेंस का मतलब होता है आपने प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया 2700 से। तो ये जो प्रॉफिट कम किया, हमने इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया? हमने प्रॉफिट वापस से बढ़ा दिया। कितने से? 2700 से। आप यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। ऐसे देखो, ये जो प्रॉफिट कम हुआ था, ये हमने यहां पर जाके प्रॉफिट को वापस से बढ़ा दिया बाय 27। P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट करने का मतलब है प्रॉफिट को बढ़ाया जा रहा है, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट तब करते हैं जब प्रॉफिट हो, गेन हो, तब हम लोग क्रेडिट करते हैं। डन है? क्लियर है सबको? हाँ जी, कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? चले आगे। अब कुछ पॉइंट आप भी सोचेंगे मेरे साथ साथ। चलो जी सेकंड पॉइंट में चलते हैं। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट कर दिया 10,000 रुपए से, परचेज को ज्यादा से लिख दिया। मैंने तो बोला आपको पहले सोचो कि ये अगला अकाउंटिंग ईयर ना होता तो ही इसकी क्या एंट्री बनती। मान लो ये पुराने क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन आई है, तो क्या लिखते? सस्पेंस टू परचेज लिखते कि नहीं लिखते? परचेज ओवरकास्ट है तो परचेज को क्रेडिट करते, तो सस्पेंस टू परचेज हो जाती। अब मुझे बताओ, क्या परचेज ट्रेडिंग P&L में पाया जाता है कि बैलेंस शीट में पाया जाता है? तो क्या परचेज का नाम परचेज हो सकता है? तो क्या एंट्री होगी? दिमाग में सोचा सस्पेंस टू परचेज, लेकिन पेपर पे क्या लिखेंगे? पेपर पे लिखते वक्त लिखेंगे सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। हालांकि इस P&L एडजस्टमेंट के पीछे छुपा हुआ परचेज ही है, लेकिन हम परचेज वर्ड नहीं सोच सकते, परचेज हम वर्ड नहीं लिख सकते। बस इतनी सी कहानी है। सर इसको भी एक बार प्रॉफिटेबिलिटी वाले एंगल से समझा दो ना। तो समझो, परचेज को आपने ज्यादा से लिख दिया। परचेज भी तो आपका एक्सपेंस ही है, तभी तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। तो एक्सपेंस आपने 10,000 से ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सपेंस ज्यादा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। प्रॉफिट को फिर से उठाना पड़ेगा, और उठाएंगे तो P&L एडजस्टमेंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। देख लो, उठा तो रहे हैं प्रॉफिट को, दोनों तरीकों से सोच सकते हो। आगे चलो जी, थर्ड, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P
पी से आपने सामान खरीदा उधार पे 2000 रुपए का और एंटर कर दिया जैसे खरीदा नहीं जैसे बेचा। तो बताओ जी पहले तो होनी क्या चाहिए थी एंट्री? परचेजेस टू पी होनी चाहिए थी 2000 रुपए से, और अकाउंटेंट ने क्या कर दी, उसने तो इस ट्रांजैक्शन को ही पूरा सेल मान लिया, तो पी टू सेल्स कर दिया 2000 से। पहले मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये पुराने वाले एरर रेक्टिफिकेशन के हिसाब से क्या एंट्री बनती। मैं आपका दिमाग ज़्यादा नहीं खर्च करवाना चाहता, इसलिए आसान सोचो। पहले क्या करते, सर जो करना था वो कर दो, परचेज को डेबिट करना था कर दो, सेल को गलत क्रेडिट कर दिया, इसको भी वापस से क्या कर दो, इसको भी डेबिट कर दो, और पी को क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो छोड़ो उल्टा डेबिट कर दिया, तो पी को क्रेडिट कर दो कितने से, 4000 रुपए से। अब मुझे बता दो एरर तो एक्चुअल में अगले साल पकड़ में आया है, तो अब इसका बदला हुआ स्वरूप क्या होगा? क्या परचेज का नाम परचेज रहेगा? नहीं, क्या बन जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्या सेल का नाम सेल रहेगा? नहीं, क्या बन जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्या पी का नाम पी रहेगा? यस सर ये रहेगा, ये तो डेटर क्रेडिटर हैं, इनका नाम नहीं बदलता, बैलेंस शीट की आइटम है। अब 2 बार पी एंड एल एडजस्टमेंट पी एल एडजस्टमेंट लिखेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं, तो क्या होगी एंट्री, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिटेड 4000 टू पी कितना 4000, ये हो जाएगी आपकी फाइनल एंट्री। सर क्या हमें एग्जाम में इतना कुछ मेहनत करके बताना है या सिर्फ फाइनल एंट्री के मार्क्स हैं? एग्जाम में सिर्फ फाइनल एंट्री के मार्क्स हैं, वो कैसे आई है वो आपको पता है, वो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा। आप कैसे कर रहे हैं दैट इज अप टू यू, आप सब कुछ लिख रहे हैं फिर कर रहे हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। सर इसको भी एक बार प्रॉफिटेबिलिटी के अंदाज में समझा दो ना। देखो जी आपने करी तो थी परचेज, परचेज होता है खर्चा, और अकाउंटेंट ने बना दिया इसको सेल, सेल मतलब रेवेन्यू है कहीं ना कहीं प्रॉफिट, तो सेल बना दिया, और 2000 की परचेज से 2000 की सेल कर दी, मतलब डबल का इंपैक्ट। तो 4000 उसने आपका प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो मुझे प्रॉफिट क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। और बाकी दूसरा तरीका तो वैसे ही आपके पास है। आओ जी आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से पैसा आया और पोस्ट कर दिया अकाउंट मिस्टर बी का 1000 रुपए से। पैसा आया था ए से, तो एंट्री बनती थी कैश टू ए, और एंट्री कर दी कैश टू बी। तो जो करना था वो कर दो, टू ए कर दिया हमने, टू ए कितने अमाउंट से 1000, और अकाउंटेंट ने टू बी करा, तो बी को क्या कर देंगे, डेबिट। सर ये तो पहले वाले एरर के हिसाब से है ना, अब अगर अगले अकाउंटिंग ईयर में मिला तो क्या एंट्री होगी, क्या कोई बदलाव आएगा इसमें? नहीं आएगा। वेरी वेरी गुड, क्योंकि ना तो इसमें बी है पी एंड एल की आइटम और ना ही ए है, यही क्या है फाइनल एंट्री हो जाएगी। बी ए डेटर क्रेडिटर है जो बैलेंस शीट की आइटम है, इनके नाम में परिवर्तन नहीं आता। आओ जी आगे चलें। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, सी से पैसा मिला, एंट्री होगी कैश टू सी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज कौन है, सी, एंट्री कैश टू सी होनी थी, और अकाउंटेंट ने एंट्री क्या कर दी, कैश भी डेबिट और सी भी डेबिट, और कैश टू सी करना था और सी को डेबिट कर दिया क्रेडिट की जगह। अब क्या करेंगे, सी को क्रेडिट करेंगे, और कितने अमाउंट से करेंगे, 1000 से, क्योंकि 500 का डबल करना पड़ेगा, और डेबिट में करने के लिए कुछ नहीं है, क्या करेंगे, सस्पेंस। सर ये तो हो गई पहले के एरर रेक्टिफिकेशन। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सस्पेंस तो आपने लिखा ही है, और सी जो है वो बैलेंस शीट की आइटम है। आगे चलो जी नेक्स्ट। 500 रुपए ड्यू बाय मिस्टर क्यू, 500 रुपए ड्यू थे मिस्टर क्यू से, आपको लेने थे, ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस, आपने एंट्री नहीं करी। 500 रुपए मिस्टर क्यू से आपके लेने बनते हैं, क्या एंट्री करोगे? हाँ जी लेने बनते हैं, ड्यू है, तो मिल थोड़ी रहे हैं जो कैश को हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। क्यू हमारा क्या बन जाएगा, डेटर,
तो हम लोग एंट्री करेंगे डेटर या ब्रैकेट में लिख लो क्यू। क्यू डेबिट कितने रुपए लेने हैं 500 और क्रेडिट में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा सस्पेंस। मिल थोड़ी रहे हैं अभी, जस्ट लेने हैं और उसका अमाउंट ही नहीं दिखाया कि आपने कितने लेने हैं। तो 500 ड्यू हैं, अभी एंट्री दिखा रही है कि मैंने क्यू से लेने हैं। सर डेटर या क्यू की जगह P&L एडजस्टमेंट नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट की आइटम है, इसको छेड़ नहीं सकते, इसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। अगले पॉइंट पे आओ जी, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल करा सामान आर को और ओमिशन हो गया एरर, तो बताओ जी क्या एंट्री करेंगे नॉर्मल कोर्स में? आर टू सेल। आर तो डेबिट हो जाएगा पर क्या सेल का नाम सेल रहेगा? क्या हो जाएगा? तो एंट्री क्या होगी? आर टू P&L एडजस्टमेंट। कितना? 2000। अभी P&L एडजस्टमेंट के अंदर ये सेल ही बैठा हुआ है, लेकिन हमको सेल वर्ड नहीं लिखना। लास्ट पॉइंट, अमाउंट 2395 का आपने परचेज करी और रॉन्गली पोस्ट हो गई 2593, ज्यादा अमाउंट से हो गई, तो ये एक तरीके से परचेज का ओवरकास्ट एरर है। बोलो हाँ। तो परचेज का ओवरकास्ट होगा, गिलास ज्यादा भर जाएगा, तो क्या करेंगे? उल्टा करते हैं। तो क्या एंट्री होगी? होनी तो चाहिए थी सस्पेंस टू परचेज, लेकिन परचेज वर्ड को मुंह पे लाना खतरनाक है, तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। देखो कितने प्यार से हम लोग सारे एरर का रेक्टिफिकेशन कर पा रहे हैं। और कितना अमाउंट आएगा? 198 रुपीज। समझ में आया सबको? यस और नो? क्लियर है सब बच्चों को? ओके जी। अब जब आपके एरर अगले साल में रेक्टिफाई होते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट आया। और जो प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली वो किसका होता है? ओनर का होता है। कैपिटल में ऐड करते हैं ना नेट प्रॉफिट। तो अब हम लोग देखेंगे इतनी बार P&L एडजस्टमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्या क्या हुआ, इससे ओनर का क्या प्रॉफिट बढ़ा या उसका प्रॉफिट कम हुआ। तो सारे P&L एडजस्टमेंट एंट्रीज का नेट बैलेंस निकालो। सर कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर उठाओ जी सब लोग और कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहली एंट्री थी व्हीकल टू P&L एडजस्टमेंट, यही थी। तो P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट था, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, तो पहले में लिख लो प्लस 2700। लिखो जी प्लस 2700। अगली एंट्री देखो, अगली में भी क्रेडिट हो रहा है, लिखो प्लस 10,000, 12,700 हो गया। तीसरी एंट्री में डेबिट हो रहा है तो माइनस 4,000 कर दो। फिर चौथी एंट्री में P&L का काम नहीं, पांचवी में P&L का काम नहीं, छठी में काम नहीं, सातवीं में फिर क्रेडिट हो रहा है 2,000 प्लस कर दो जरा, और आठवीं में भी क्रेडिट हो रहा है, फिर प्लस कर दो 198। बताओ जी नेट बैलेंस कितना आया? नेट बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया? क्रेडिट आया 10,898, यही आया। और ये इस मालिक को दे दो, मालिक का नाम क्या था? रॉय। तो ये क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट, और ये चला जाएगा मिस्टर रॉय के पास, टू रॉयस कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,898। ये आपको अलग से कार्य या काम करना होता है। क्लियर है सब बच्चों को? यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? समझ में आया P&L एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट? आज की मेजर क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है। तो आओ जी आज के लिए होमवर्क देख लेते हैं। क्या आपका होमवर्क बनेगा? क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोग ट्राई करके आएंगे। 16 इज होमवर्क, हो सकता है एक दो पॉइंट आपको ज़्यादा दिक्कत दें, घबराना नहीं है। जितना समझ में आया उतना कम से कम ट्राई करो। मैं क्लास में तो आपको करवाता ही हूँ, आपको बताइए। 16 और 17 आप लोग होमवर्क में ट्राई करके आएंगे। क्लास अभी आपकी ख़त्म नहीं हो रही,
तो सर अभी तो फिर आपने क्यों क्लास ओवर कर रहे हो, मैं अब आपके लेने वाला हूँ BRS के डाउट। तो जिनके भी जो डाउट हैं, बिकॉज टेस्ट आज वो आएंगे और BRS के मैं उनके पर्सनल डाउट्स लूँगा। सर ये वर्किंग नोट का पार्ट है, हाँ जी बाकी चीज़ें वर्किंग नोट का पार्ट थी, लेकिन जब आप होमवर्क ट्राई करो तो आप भी कोशिश करो वर्किंग नोट प्रॉपरली बना के करो। चलो जी, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स।